हेलो गाइस, आई एम कोमल। वेलकम टू माय चैनल एसएसटी की पढ़ाई। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि रिसोर्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे रिसोर्सेज को यूज करा जाता है ह्यूमन के द्वारा। और डेवलपमेंट के बारे में उसके पढ़ेंगे कि हम कैसे-कैसे रिसोर्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा इस चैप्टर के बारे में, यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएँगे, और जो जितना भी मैं पढ़ाऊँगी, जो भी पीडीएफ है, ये जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। तो आइए इस वन शॉट वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स से हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज, कि हमारे रिसोर्सेज क्या होते हैं। सेकंड, एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, कि कैसे ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे रिसोर्सेज की, डेवलपमेंट पढ़ेंगे रिसोर्सेज का, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है, और इंडिया में कैसे-कैसे रिसोर्स प्लानिंग हो रही है। आगे चलते हैं। रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड एज अ रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है, लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया की कितने क्लासिफिकेशन है लैंड रिसोर्सेज के इंडिया में, कि प्लेन जगह कितनी है, तो माउंटेन कितने हैं, ये सारी चीजें। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, की लैंड को कैसे कैसे यूज करा जाता है। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लैंड को कैसे खराब करा जा रहा है और इसको कंजर्व कैसे करा जा सकता है, तो ये दोनों ही चीजें पढ़ेंगे। देन फिर सॉइल एज अ रिसोर्सेज देखेंगे कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एज अ रिसोर्सेज, कितनी चीजें वो हमें देती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की सॉइल होगी जिसमें हमारी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सॉइल जो है वो इरोड हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या नेचर की वजह से। और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे, कौन से ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हम उसको कंजर्व करें। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो चलिए हमारे फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक है रिसोर्सेज। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही हमारा रिसोर्स और डेवलपमेंट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है, जो कि एनवायरनमेंट में पाई जाती है, ठीक है। एवरीथिंग इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई सी भी चीज एनवायरनमेंट में, कोई सी भी जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, पर तीन कंडीशंस होती हैं उसके साथ। पहली, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। अब भाई ये तीन टर्म्स क्या हैं, तो फ्रेंड्स चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इनका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं गोल्ड का एग्जांपल। गोल्ड क्या है बेटा, एक रिसोर्स है जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। सबको पता है कि भाई मैंने आपको बताया कि कोई सी भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, अब जो गोल्ड है वो भी हमारी एक नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक गोल्ड भी हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। बट गोल्ड जो है वो एक रिसोर्स कब बना, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। हमारी पहली टर्म देखते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है, कि जैसे आपने जो है गोल्ड लिया, तो अब गोल्ड कैसे बनता है, गोल्ड की खदानें होती है, आपको सबको पता है कि सोने की खदानें होती हैं, वहां से हम सोने को एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं बेटा एक प्रोसेस के द्वारा जिसको हम कहते हैं माइनिंग। तो गोल्ड को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसके प्रोसेस के द्वारा, माइनिंग के प्रोसेस के द्वारा। अगर माइनिंग नहीं होती तो हम किससे करते, किसी भी चीज से नहीं करते। तो माइनिंग क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है। कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम माइनिंग के द्वारा गोल्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते, और हम रिसोर्स एज अ रिसोर्स उसे यूज भी नहीं कर पाते, है ना। और वो रिसोर्स बन भी नहीं पाता। तो जब टेक्नोलॉजी आई, हमने टेक्नोलॉजी की मदद से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करा, मतलब हमने माइनिंग की मदद से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करा। सेकंड थिंग हमारी क्या, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। अब आप मान लीजिए आपने भाई माइनिंग करके गोल्ड को निकाल लिया, अब भाई 3 ग्राम सोना निकाला आपने, और वो भाई आपके करोड़ों का है, तो वो तो उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है और कोई भी इंसान देन उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो कॉस्ट जो है बेटा वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, कि सारे के सारे जो लोग हैं वो उसको खरीद सके। कॉस्ट ऐसी होनी चाहिए कि सारे के सारे लोग जो हैं उस चीज को, गोल्ड को जो है खरीद सके। तो दैट इज वाई इकोनॉमिकली फीजिबल, कोई भी रिसोर्स है जब आप जैसे गोल्ड है तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में इतना पैसा ना लगे, उसमें एक अफोर्डेबल अमाउंट ऑफ मनी लगे, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, कि सारे के सारे उसको अफोर्ड कर पाए। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यस, कि भाई कल्चर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए हम सभी ह्यूमंस हैं जो रिसोर्स को यूज करते हैं, हम ही ह्यूमंस हैं जो रिसोर्स बनाते हैं, और हम ही हैं जो रिसोर्स को यूज करते हैं। ह्यूमन से क्या बनती है, सोसाइटी बनती है। अब जब तक वो सोसाइटी उस रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो रिसोर्स रिसोर्स कैसे कहलाएगा, है ना। तो जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड को सबने एक्सेप्ट करा है, आपकी दादी भी पहनती है, नानी भी पहनती है, मम्मी भी पहनती है, पर नानी भी पहनती है, सब पहनते थे, है ना, सब पहनते थे, मतलब वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है।
तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। एवरीथिंग इन अवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अवर नीड्स, कि ऐसी कोई सी भी चीज हमारे एनवायरमेंट में जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, और वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए कि अफोर्डेबल अमाउंट होना चाहिए उस चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि सोसाइटी जो है, जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करे उस चीज को, वो चीज जो है तब जाकर रिसोर्स कहलाती है। एग्जाम्पल्स, वाटर जो है हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, सनलाइट है हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, गोल्ड है हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, एक विंड है वो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। तो कोई सी भी चीज है संसार में, दुनिया में, एनवायरमेंट में हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, तो भाई क्या कहलाएगी, रिसोर्स कहलाएगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। कि भाई एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म को, कंपनी को आप इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं। कि ये तीनों जो चीज होती है ना फ्रेंड्स, वो एक दूसरे पर क्या होती है, डिपेंड होती है। समझ रहे हो तुम कि ये जो तीनों चीज होती है ना, वो एक दूसरे पर क्या होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, तीनों को एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। तो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स अपने नेचर से ही लिंक्ड होते हैं, नेचर से ही इंटरेक्ट होते हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर से कोई भी मटेरियल उन्होंने उठाया, उसको क्या करा, उन्होंने टेक्नोलॉजी लगाई और क्या बना दिया, एक रिसोर्स बना दिया, है ना। और फिर उस रिसोर्स, जब वो अच्छा रिसोर्स जो है बन गया, रिसोर्स कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, रिसोर्स जो नीड को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजी जो है उसमें लग जाए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए। तो भाई ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, नेचर से कोई भी मटेरियल लिया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया रिसोर्स में। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म कहाँ कर दिया, रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और जब एक अच्छा खासा रिसोर्स बन गया, तो उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए अपना फॉर्म क्रिएट करा या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी, और रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, मतलब लोगों के पास भेजने के लिए कि भाई लोग भी उसको यूज कर पाए, जिससे क्या होगा, रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया। अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से ना ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप समझाती हूँ। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा सनलाइट का। तो भाई सनलाइट जो है वो सारी जगह पाई जाती है, सारी जगह होती है सनलाइट। तो अब ह्यूमन बीइंग ने क्या करा, सनलाइट को लिया, उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी लगाई, टेक्नोलॉजी लगा के क्या बना दिया, सोलार पैनल बना दिया। ह्यूमन ने क्या करा, सनलाइट को यूज करा। तो ह्यूमन के लिए जो सनलाइट है वो एज अ रिसोर्स काम आई नहीं आई, ह्यूमन के लिए सनलाइट जो है वो एज अ रिसोर्स काम आई, जिससे कि उसने बेटा क्या बनाया, जिससे उसने सोलार पैनल बनाया। आपने सुना होगा सोलार पैनल से जो है बिजली चल जाती है, आपके घरों के आसपास जो है वो लगा भी होगा या आपके खुद के घर में लगा होगा, तो नोटिस कीजिएगा कि उससे जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो होती है, जो सनलाइट से जो हमारी एनर्जी आती है उसी से हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चलती है। बहुत लोग उसको लगवाते भी हैं आजकल। तो ये क्या है, तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या करा, सनलाइट का यूज करा। तो सनलाइट क्या हो गया, हमारा रिसोर्स, रिसोर्स का यूज करके उन्होंने क्या एक चीज बना दी, सोलार पैनल। ठीक है, जो सारे लोगों के काम आ रही है। अब उसका क्या है, उसको कंपनी में वो कर दिया, इंस्टीट्यूशन बना दिया उसका एक, कि उस रिसोर्स का डेवलपमेंट हो पाए, मतलब जो सनलाइट है वो अच्छी तरीके से यूज हो पाए, उसके हम सोलार पैनल अच्छे से बनाए, है ना। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब एक बात बताइए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे पास सनलाइट तो है, हमारे पास सनलाइट तो है, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम सोलार पैनल बना पाए। तो भाई वो जो सनलाइट है, वो जो एनर्जी है, वो जो रिसोर्स है, वो तो बेकार गया ना, है ना, वो तो बेकार गया, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो रिसोर्स जो है वो एक रिसोर्स तभी बनता है जब टेक्नोलॉजी उसमें मिलती है, जब ऐसी हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ह्यूमन बींग्स के लिए नेचर के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेक्नोलॉजी अगर मान लो कि भाई हाँ हमारे पास एक प्रोडक्ट बन भी गया, सोलार पैनल बन भी गया, तो क्या बना के रखना है सिर्फ, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्म में लेकर आना है उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए, कि भाई हमने सनलाइट से जो सोलार पैनल बनाया है, अब उसका रिसोर्स का डेवलपमेंट हो, उसको हम ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो बेचें, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोग कंपनीज खोलें। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में, जो आई होप आप सबको जो है वो समझ में आया होगा कि भाई नेचर कोई भी मटेरियल हमें देता है, ह्यूमन बींग्स को देता है, ह्यूमन बींग टेक्नोलॉजी का यूज करके उस मटेरियल से रिसोर्स बनाते हैं, जो रिसोर्स जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है फॉर फर्दर रिसोर्स डेवलपमेंट, उस रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। तो ये तीनों चीजें जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, और डिपेंडेंट भी है। कि भाई अगर नेचर में मटेरियल होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तब भी चीज नहीं चलेगी, और नेचर और टेक्नोलॉजी दोनों चीज होगी, इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तब भी नहीं चलेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो। और ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताओ नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में, तो आपको ये 3 पॉइंट जो है वो लिख कर आने हैं। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को 4 हिस्सों में क्लासिफाई करा है, जिसके बारे में हम एक-एक करके पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर। दूसरी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कि कौन ज़्यादा चलता है, कौन ज़्यादा नहीं चलता है, एग्जॉस्ट हो जाता है जल्दी। तीसरा है भाई ओनरशिप के बेसिस पर। और चौथा है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट के बेस पर। तो ये 4 हमारे टाइप हैं जिसपे कि हमारा रिसोर्स जो है क्लासिफाई हमारे करे गए हैं। तो एक-एक करके आइए इन सबको देखते हैं, समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर। तो बेटा ओरिजिन के बेसिस पर हमारे दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। तो देखो ये जो बायोटिक और अबायोटिक है, आई होप आप 6th क्लास से पढ़ के आए हो। 6th में भी पढ़ा हमने, 7th में भी पढ़ा। तो ये हम चीजें जो है साइंस में आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि मैंने भी साइंस में ही पढ़ी थी बायोटिक और अबायोटिक जो है पहले। अगर आपने पढ़ी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पढ़ते हैं कि बायोटिक रिसोर्स हमारे क्या होते हैं, अबायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्स हमारे ऐसे रिसोर्स होते, तो बेटा बायोटिक रिसोर्स हमारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं या लाइफ से मिलते हैं, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज को आप लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स होती है ना, वो बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाती हैं। एग्जांपल ले लो बेटा, ह्यूमन बींग्स का, फ्लोरा एंड फोना हो गए हमारे, फिशर्स हो गए हमारे, लाइफ स्टॉक हो गए। लाइफ स्टॉक मतलब पता होगा आपको, काऊ जो हो गई आपकी, उसको लाइफ स्टॉक कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे एग्जांपल हैं, ये बायोटिक रिसोर्स के एग्जांपल हैं। बायोटिक रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे हम ऑब्टेन करते हैं बायोस्फीयर से या लाइफ से, जिनके अंदर लाइफ होती है, जो आपके लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। जो लिविंग थिंग्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा हमारे, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कह देते हैं, ठीक है। कोई सी भी नॉन लिविंग थिंग, एग्जांपल हमारा हो गया रॉक्स, मेटल्स हो गए हमारे, आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये कौन सी हो गई, अबायोटिक रिसोर्सेज हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सांस नहीं लेते ये लोग, है ना, मूव नहीं करते। तो आई होप ओरिजिन के बेसिस पे आपको दो टाइप समझ में आ गए होंगे, बायोटिक अबायोटिक। बायोटिक लिविंग थिंग्स होती हैं, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। हम अगली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे। तो इसके क्या से होते हैं, दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है रेन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल। इनके बारे में देखते हैं। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो रेन्यू हो सके, रिप्रोड्यूस हो सके फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। या तो फिजिकल केमिकल, या तो फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से या मैकेनिकल प्रोसेस से वो चीज जो है रेन्यू हो सके। द रेन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो। कि जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं हमारे, वो जल्दी से एग्जॉस्ट नहीं करते। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं बेटा, वो एग्जॉस्टेबल जो है वो नहीं होते, वो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते हैं। एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि सोलर और विंड एनर्जी हो गई हमारी, वाटर हो गया हमारा। अब वाटर जो है वो अनलिमिटेड है, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा खत्म हो गया, है ना। आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। पर आप अगर उसी दूसरी जगह कोल की बात करो, तो कोल क्या अनलिमिटेड है? कोल तो आपका लिमिटेड है, उसमें है। कोल, अगर हम कोल का ज्यादा यूज करेंगे, पेट्रोल का ज्यादा यूज करेंगे, किसी भी फॉसिल फ्यूल को ज्यादा यूज करेंगे, तो एक ना एक समय पे वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं, वो रिप्लेनिश रिसोर्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस जल्दी होते हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। सेकंड है हमारा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, बनने में बहुत टाइम लगाते हैं। अगर आपको पता हो तो बेटा, कोल जो है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो आपके कोल बनते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, जितने भी ये आपके है ना, इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों साल लग जाते हैं बनने में। अब एक बात बताओ कि अगर हमने इनका ज्यादा यूज कर लिया, तो इनको तो बनने में कितना टाइम लगता है। तो ये तो नेचर में लिमिटेड ही होंगे। तो अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और इनको जो है बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम लगता है बनने में। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। बहुत ज्यादा साल लेते हैं अपने फॉर्मेशन में। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल, बट सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकिल। देखिए कुछ मेटल जो होते हैं हमको रिसाइकिल कर सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि स्टील, आयरन, देखो ये रिसाइकिल हो सकते हैं, हम कुछ ना कुछ इनका बना सकते हैं। बट जो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, इसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ये तो खत्म हो जाएगा ना, तो हम इनको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, और अगर हम इनका ज्यादा यूज करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं नेचर में, जबकि जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और ये जो है वो जल्दी रेन्यू होते हैं, ये बहुत देर में रन। तो जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत जल्दी रेन्यू होते हैं, बट जो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो देर में रेन्यू होते हैं। तो आई होप आप सबको जो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी भी दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, रेन्यूएबल भी और नॉन रेन्यूएबल भी। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली क्लासिफिकेशन की ओर।
तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर। ओनरशिप क्या होता है, किस कौन किस चीज का मालिक है, ठीक है। तो ओनरशिप आप सबको पता होगा कि भाई ये चीज इसके बिलोंग करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ओनरशिप कहते हैं। तो रिसोर्सेज की भी ओनरशिप होती है, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इसके चार टाइप है। पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, तीसरा नेशनल रिसोर्सेज और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एक प्राइवेटली इंडिविजुअल ही ओन करता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। In villages, people own land, whereas in urban areas, people own plots, houses, and other properties. ठीक है, प्लांटेशन हो गया इसका एग्जाम्पल, पेस्टल लैंड, पॉन्ड, वाटर इन वेल्स, या आप बोल सकते हैं हाउस हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको इंडिविजुअल रिसोर्सेज बताती हूँ। तो बेटा देखिए, इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आप इंडिविजुअली ओन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस घर में आप रह रहे हो तो वो किसी न किसी ने ओन कर रखा होगा, वो आपके मान लो पापा का है, तो आपके पापा ने उसको खरीद रखा है, तो उसका मालिक कौन हुआ, आपके पापा। तो ऐसी चीज है जो किसी इंडिविजुअल ने ओन करी होती है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। उसमें हमारा हाउस आ सकता है, हमारा प्रॉपर्टीज आ सकती है, प्लांटेशन आ सकता है, पॉन्ड्स आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारी आ सकती हैं। सेकंड थिंग हम देखते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो बेटा कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज हमारा क्या होती हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो पूरी कम्युनिटी मेंबर्स को एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, ऐसी रिसोर्सेज जिसका यूज कम्युनिटी के सभी मेंबर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल है भाई, अब एक हॉस्पिटल जो है वो किसी के फादर ने तो ऑन कर नहीं रखा है, ठीक है, उसमें आप भी जाते होंगे, मैं भी जाती होंगी और पूरी दुनिया के लोग भी जाते होंगे, सभी जाते हैं हॉस्पिटल्स में, है ना। वो किसी का तो नहीं है कि भाई आपने कहा भाई मेरा हॉस्पिटल है कि मेरा हॉस्पिटल है, सबके ही होते हैं हॉस्पिटल्स। तो अब मान लो पब्लिक पार्क्स हैं आपके, प्ले ग्राउंड्स हो गए आपके, बरियल ग्राउंड्स हो गए आपके, शमशान घाट जिसको हम बोलते हैं, वो भी वहां पे भी भाई सभी वो होते हैं, है ना। तो ये पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये क्या होते हैं, इसको जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, वो उनके लिए एक्सेसिबल होते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कम्युनिटी के मेंबर्स यूज कर सकते हैं, जिनके लिए वो एक्सेसिबल होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। अब हम अगली स्लाइड्स पर चलते हैं इसके और टाइप्स देखने के लिए। तो फ्रेंड्स अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज कैसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक कंट्री ऑन करती है, या एक नेशन ऑन करता है, या एक कंट्री ऑन करती है। ठीक है, एक कंट्री ने जब एक रिसोर्स को ऑन कर लिया, सो दैट इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles means 22.2 kilometer from the coast are termed territorial water and resources there being belong to the nation। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, हमारे वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट हो गया, हमारा वाइल्ड लाइफ हो गया, या हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो गई, जो हमारा लैंड होता है, हमारा ओशियनिक एरिया हो गया, मतलब इतने बड़े बड़े समुद्र होते हैं, इंडियन ओशन जैसे कितना बड़ा है, पूरा थोड़ा है हमारा, ठीक है। तो ओशियनिक एरिया हो गया, ठीक है, 22.2 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट, तट तक, फ्रॉम आर टर्म्ड टेरिटोरियल वाटर, उसको हम क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, और उसको रिसोर्स कहते हैं, देयर बिंग टू द नेशन। तो ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ये कौन बिलोंग करता है, नेशन बिलोंग करता है। तो ऐसे कोई से भी रिसोर्सेज जो नेशन बिलोंग करता है या जो नेशन ओन करता है बेटा, उसको हम नेशनल रिसोर्स कहते हैं। कौन से रिसोर्स कहते हैं, नेशनल रिसोर्स। एग्जाम्पल आपके रोड्स हो सकते हैं, कैनाल्स हो सकते हैं, रेलवेज हो सकते हैं, तो ये सभी क्या हुए, हमारे नेशनल रिसोर्स हुए। जैसे कि आप मान लो इंडियन ओशियन है, आपने देखा होगा, तो इंडियन ओशियन हमारा पूरा थोड़ा ना है। अब जैसे कि इसमें एक वो दे रखी है 22.2 किलोमीटर, तो इतना ही एरिया जो है हमारा इंडियन ओशियन में आएगा, और जो इससे बाहर का एरिया है ना, वो इंटरनेशनल रिसोर्स में आएगा, जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेशनल रिसोर्सेज पता चलते हैं, जैसे कि हमारी जो भी आपकी कंट्री में है ना, तो फ्रेंड्स जो भी आपकी कंट्री के अंदर अंदर है, जो भी आपकी कंट्रीज के बाउंड्री के अंदर अंदर है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, नेशनल रिसोर्सेज। तो आई होप आप सबको नेशनल रिसोर्सेज जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के ऊपर। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होते हैं उनको रेगुलेट करा जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। ठीक है, द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution। तो देखिए बेटा, मैं आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब समझाती हूँ।
ऐसे रिसोर्सेज जिस पे किसी भी कंट्री का हक नहीं है, ठीक है? द रिसोर्सेज व्हिच आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इंटरनेशनल, वो इसको रेगुलेट करती है। कि कोई भी कंट्री, जैसे मान लो एग्जांपल इंडिया, अमेरिका, ऐसी कोई भी जो कंट्री है ना, दुनिया की कोई भी कंट्री, वो इन रिसोर्सेज को ओन नहीं कर सकती, उनके रिसोर्सेज नहीं होते ये, तभी ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होती है वो इनको कंट्रोल करती है, वही इनको रेगुलेट करती है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स जो होते हैं वो कोई भी कंट्री ऑन नहीं करती, किसी कंट्री के पास नहीं होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो उसे रेगुलेट करते हैं, वो उसे कंट्रोल करते हैं, और कोई भी कंट्री जो है वो उसे यूज भी नहीं कर पाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की इजाजत के बिना। तो आई होप आप सबको ये चार टाइप जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे लिखना था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि किसका कैसा स्टेटस है डेवलपमेंट का, उसके बेसिस पर भी बेटा हमारे चार टाइप होते हैं: पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट नॉट हैव बीन यूटिलाइज्ड। ऐसे रिसोर्सेज जो एक रीजन में फाउंड तो होते हैं, मतलब जो एक रीजन में पाए जाते हैं, पर उसको रीयूज नहीं करते, उसको जो है यूज नहीं करा जाता। जब कोई भी रिसोर्सेज वो एक रीजन में पाएगा, ठीक है, और उसको यूज नहीं करा जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स, कि भाई उसके अंदर पूरा पोटेंशियल तो है कि भाई हाँ वो ये चीज कर सकता है, पर उसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, वो उसको यूज में ही नहीं ले रहे हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। राजस्थान एंड गुजरात हैव एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। तो भाई देखिए, राजस्थान में चाहे पानी की कमी हो, पर वहाँ पे इतनी हवाएँ चलती हैं कि वहाँ पर जो है विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ करा जा सकता है। आपको पता है कि राजस्थान एक कितनी वार्म स्टेट है, वहाँ पे कितनी गर्मी है, तो वहाँ का सोलर एनर्जी का भी यूज़ करा जाता है और विंड एनर्जी का भी यूज़ करा जा सकता है। बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप प्रॉपर्ली, पर ये जो है डेवलप नहीं हुए हैं, मतलब इनका जो है यूज नहीं किया जा रहा है। तो राजस्थान में आपको सोलर एनर्जी भी मिलेगी, आपको विंड एनर्जी भी मिलेगी, बट इनका यूज नहीं करा जा रहा है, इनका जितना यूज करना चाहिए। पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी से आप सोलर पैनल बना सकते हैं, विंड एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पोटेंशियल है, पर उसका यूज नहीं करा जा रहा। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं। सेकंड पे चलते हैं, हमारा डेवलप रिसोर्स। तो बेटा डेवलप रिसोर्सेज हमारे कौन से होते हैं? Resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization। ऐसे रिसोर्स जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, और उनकी क्वालिटी भी मैटर करती है और उनकी क्वांटिटी भी मैटर करती है यूटिलाइजेशन के लिए, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। जो डेवलपमेंट होता है ऐसे रिसोर्सेज का, वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है और फिजिबिलिटी पे कि भी कितने समय तक ये चल पाते हैं। तो बेटा डेवलप रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, डेवलप रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स होते हैं जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों डिटरमाइन करती है उनकी यूटिलाइजेशन के लिए, जिनका सर्वे हो चुका है, जो डेवलप हो चुके हैं। और जो डेवलपमेंट है इन रिसोर्सेज का, कि भाई आगे आने वाले भी समय में ऐसे ही डेवलप होते रहे, वो किस पे डिपेंड करता है? टेक्नोलॉजी पे, कि भाई टेक्नोलॉजी जो है ऐसी अपलिफ्ट होती रही, बढ़िया होती रही, तो ये डेवलप और अच्छे से करेंगे और अच्छे से डेवलप रिसोर्स बनेंगे, और इनकी फीजिबिलिटी पे कि भाई कब तक चल पाते हैं ये रिसोर्सेज। तो इसको हम कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज, कि ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो ये थे हमारे दो टाइप। आगे दो टाइप जो है हम अगली स्लाइड्स पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला टाइप है हमारा स्टॉक रिसोर्सेज। देखिए, स्टॉक रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल तो होता है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने का, ठीक है, विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो हम होते हैं, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि हम उनको एक्सेस कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई अवर नीड, कि वो हमें नीड को सेटिस्फाई कर पाए, उनके अंदर पोटेंशियल होता है, बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बट ह्यूमन बींग के पास तो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है ना उसको एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक रिसोर्सेज। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, बट वी डोंट नो हैव एडवांस टेक्नोलॉजी टू यूज इट। कि हाइड्रोजन कैसा है? जो हाइड्रोजन है वो एक बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। आपको पता होगा कि मतलब इंडिया में हाइड्रोजन से अभी जो नितिन गडकरी जी हैं हमारे रोड मिनिस्टर, वो जो है वो उसको एज अ फ्यूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता भी चल रहा होगा कि हाइड्रोजन जो है उसमें बहुत एनर्जी होती है और वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रिसोर्स है हमारे लिए। बट किसी किसी कंट्री के पास टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो उसको यूज कर पाए, है ना। तो हाइड्रोजन क्या हुआ? हमारा स्टॉक रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो
आप जो है बेटा वो पोटेंशियल रिसोर्स और स्टॉक रिसोर्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं पर उनको यूज नहीं करा जाता, और हमारे स्टॉक रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जिसमें पोटेंशियल तो होता है बट ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती। जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाए वहाँ पे स्टॉक रिसोर्स आ जाएगा कि भाई ह्यूमन बीइंग के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप के ऊपर, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये एक सबसेट होता है बेटा स्टॉक का, which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used to meet future requirement. देखो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊंगी कि रिजर्व रिसोर्सेज जो होते हैं वो ऐसे रिसोर्स होते हैं which can be used to meet future requirement, ठीक है? The resources which can be used to meet future requirement, ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्या है स्टॉक करके रख लिया जाता है, उनको स्टोर करके रख लिया जाता है, जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो जो है ये रिजर्व रिसोर्सेज जो है वो पूरे करेंगे। एग्जांपल ले लो आप, वाटर इन द डैम्स। अब देखिए डैम में हम सारा पानी एक साथ थोड़ा ना यूज कर लेंगे, तो भाई वो क्या है, वो स्टोर है, ठीक है? वो क्या है, स्टोर है, और अगर हमें फ्यूचर में कोई भी नीड लगेगी तो तब हम क्या है उस पानी को छोड़ देंगे कि भाई सब उसको क्या है यूज कर लें, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भाई कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसको स्टोर करा जा रहा है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वो हमारे कहलाते हैं रिजर्व रिसोर्सेज। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप सबके कमेंट जरूर पढ़ूंगी और हर एक चीज को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का डेवलपमेंट। तो देखिए रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स इतना यूज कर लेते हैं, इतना यूज कर लेते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते हैं कि वो जो है वो लिमिटेड उसमें भी होते हैं और वो खत्म भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कभी हम इतनी मिस यूज करते हैं वाटर का, बेकार तरीके से यूज करते हैं, हम जो है ओशियंस में प्लास्टिक डाल देते हैं या गार्बेज डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारे वाटर रिसोर्स पे कितना फर्क पड़ता है ना? तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने डेवलपमेंट जो हमारा रिसोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। तो इस बारे में आइए पढ़ते हैं। रिसोर्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम। कि जो रिसोर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करे जा रहे हैं, गलत तरीके से यूज करे जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। तो देखिए बेटा हमारे जो रिसोर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स की नीड को पूरा करने के लिए। कुछ कुछ इंसान जो है वो इतने लालची होते हैं कि रिसोर्सेज का इतने बेकार तरीके से यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं मिस यूज करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, हमारे रिसोर्स जो है वो कम हो रहे हैं, है ना? हर चीज जो है, वाटर भी अगर आप देखोगे तो आज के दिन वाटर भी जो है अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप फ्रेश वाटर देखोगे तो दुनिया में 5-6% ही फ्रेश वाटर है, मैंने वो भी बहुत ज्यादा बोल दिया। तो हम अगर ऐसे ही इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का यूज करते रहेंगे तो हमारे जो रिसोर्स हैं वो कम तो होंगे ही। Second point, accumulation of resources in a few hands, which in turn divide the society into two segments, rich and poor. It had led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. तो देखिए जो रिसोर्स होते हैं हम क्या करते हैं कि रिसोर्स को कुछ सेक्शन के हाथ में दे देते हैं। तो हमारी सोसाइटी को हम दो सेगमेंट्स में बांट देते हैं, रिच और पुअर। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। देखिए फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर है, अब फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भाई एक रिच तो अफोर्ड कर सकता है पर क्या एक पुअर अफोर्ड कर सकता है? आप बताओ कि भाई एक पुअर पीपल है, उनके पास भाई झोपड़ी है, तो भाई वो झोपड़ी में एयर प्योरीफायर थोड़ा लगाएंगे या वो आरओ थोड़ा लगाएंगे, बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं है। बट जो अमीर लोग हैं अब वो क्या कर रहे हैं, वो इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं रिसोर्स को, एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, आरओ लगा रहे हैं फ्रेश वाटर के लिए। तो भाई रिसोर्स जो है जब हम कुछ सेक्शन के हाथों में दे देते हैं, ठीक है, उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करने के लिए, तो उससे हमारा क्या होता है, उससे जो हमारे रिसोर्स है वो कम होते हैं, उससे हमारे रिसोर्सेज पर क्या पड़ता है, हार्म पड़ता है। और ये सारी सिचुएशन जो हम ये अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, बेटा हम अपनी सेल्फिशनेस को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को जो इतना मिसयूज करते हैं, इनका इतने बेकार तरीके से इनका यूज करते हैं, इससे बड़े बड़े इंपैक्ट पड़ सकते हैं, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पड़ सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस से आप क्या समझते हैं कि पूरे संसार पे, पूरे वर्ल्ड पे जो क्राइसिस पड़ते हैं वो पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओजोन लेयर आपको पता है कि डिप्लीशन होता जा रहा है, उसका ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है। एनवायरमेंट में पॉल्यूशन, जो दिल्ली में रहते होंगे उनको तो पता ही होगा कितना पॉल्यूशन होता है। तो ये बेटा हमारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम जो है वो प्लांट भी नहीं लगा रहे हैं और रिसोर्सेज का भी इतने गलत वे में यूज कर रहे हैं। हमारी वजह से जो है वो रिसोर्सेज का गलत यूज हो रहा है, और ना हम पेड़ लगा रहे हैं ना हम ट्रीज लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है,
राइज इन टेम्परेचर, ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, जो हमारा लैंड है वो खराब होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जब ह्यूमन बींग्स अपनी सेल्फिशनेस के लिए रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग्स ऐसे ही रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करेंगे या उनका मिसयूज करेंगे, तो सारे के सारे रिसोर्स तो एक टाइम पर आने पर खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज का इतना गलत इस्तेमाल करेगी, तो फ्यूचर जनरेशन के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे कि अगर आज पेट्रोल है, मान लो हमने इतना यूज करा, इतना मिसयूज करा, तो कल के पास जो कल वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस चीज को पूरा करने के लिए कि भाई फ्यूचर जनरेशन के पास भी बचे, तो ये एक हमारी टर्म आई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम आगे चैप्टर में और डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? तो ये क्या है, ये उस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, इंसान जो है वो इस इनडिस्क्रिमिनेट वे में जो है यूज कर रहा है रिसोर्स को। तो भाई इंसानों को रिसोर्स को अच्छे वे में यूज करना चाहिए, ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। मतलब क्या है इसका, कि डेवलपमेंट तो होना चाहिए, ये नहीं कहा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट ही ना हो, डेवलपमेंट हो, बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कि उससे एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और डेवलपमेंट जो है, जो हमारा प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन की नीड्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कि भाई आज हमने किसी चीज को इतना ओवर यूज कर लिया कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे ना, कि आज हमने जो है डेवलपमेंट को जो है इतने बेकार तरीके से यूज करा कि जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई डेवलपमेंट हो सकता है विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, कि भाई एनवायरमेंट अपने आसपास हम जो है वातावरण को डैमेज ना करें, खराब ना करें। और जो डेवलपमेंट है हमारा प्रेजेंट में, वो फ्यूचर जनरेशन की नीड से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, कि भाई प्रेजेंट में जो लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे फ्यूचर की जनरेशन जो है उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत बारी टर्म आपके पेपर में भी आती है, डिफाइन में आ जाएगी या किसी क्वेश्चन के साथ आ जाएगी। तो अच्छे से समझिएगा। आई होप आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टर्म है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसको और डीप में पढ़ने के लिए आगे वाली स्लाइड्स ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियो डी जेनेरियो समिट 1992। तो ये हमारा समिट था जो रियो डी जेनेरियो एक स्टेट में हुआ था जो कि ब्राजील में है। और इसमें क्या था, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, in June 1992, more than 100 head of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit। कि 1992 में जून में 100 हेड्स जो है स्टेट्स के, 100 मोर देन 100 हेड्स जो है स्टेट के, वो रियो डी जनारियो में मिले थे, जो कि ब्राजील में है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। द समिट वाज कन्वेड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। कि बेटा जो समिट है वो क्या कन्वे करना चाहता था, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, समिट का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो समिट से वो एड्रेस करना चाहते थे अर्जेंट प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ग्लोबल लेवल पर। तो उस समय में भी 1992 में भी लोग जो थे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचते थे तभी से। और अब तो हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया। तो पे कहने की बात है कि दो मेन प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, कि भाई हमें एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है, और दूसरी है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक रूप से डेवलप होना चाहिए हमारा पूरा ग्लोबल लेवल पे, पूरा वर्ल्ड। The assembled leaders signed the declaration on global climate change and biological diversity। कि जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने डिक्लेरेशन साइन करा था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। जो असेंबल्ड लीडर्स हैं बेटा, जितने भी वहां पे लीडर्स आए थे, उन्होंने साइन करा था डिक्लेरेशन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे, कि अब ग्लोबल जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो ये मेन टॉपिक्स थे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो बेटा जो ये रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था, जो ये पूरी मीटिंग हुई थी, इससे हमारे दो निष्कर्ष निकले थे, दो रिजल्ट निकले थे। पहला रिजल्ट क्या था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो अपनाए गए ग्लोबली, सबके अलग अलग थे, और अडॉप्ट करा गया एजेंडा 21, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अचीव करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो मैंने को बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है 21st सेंचुरी में। तो आई होप आपको रियो डी जेनेरियो समिट के बारे में समझ में आया होगा। और रियो डी जेनेरियो समिट
ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जून, एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। जून 1992 में रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था। 100 से ज्यादा जो है हेड्स आए थे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए। जो समिट है वो, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ग्लोबल लेवल पर। और जब ये मीटिंग पूरी चली और जब ये मीटिंग खत्म हुई तो लास्ट में इसका निष्कर्ष रिजल्ट क्या निकला कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया गया, कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनेंगे और अडॉप्ट करा गया एजेंडा 21 क्या अचीव करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए 21st सेंचुरी में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं एजेंडा 21 को अच्छे से समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर, एजेंडा 21। तो रियो डी जेनेरियो समिट, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें जो है एजेंडा 21 उसको अडॉप्ट करा गया था, उसको लिया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट एट रियो डी जेनेरियो ब्राजील। कि ये क्या था, एक डिक्लेरेशन था जो साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि एनवायरमेंट के ऊपर थी और डेवलपमेंट के ऊपर थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। इसमें देखिए क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि भाई एजेंडा 21 है क्या, इसमें क्या क्या चीजें वो हुई, वो सब कुछ देख लेते हैं। It aims at achieving global sustainable development and to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. तो एजेंडा 21 इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि भाई ग्लोबली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, और कॉम्बैट मतलब क्या होता है, हरा पाए, एनवायरमेंटल जो डैमेज है इसको सही कर पाए, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है पूरे वर्ल्ड में उसको सही कर पाए, जो डिजीजेस जो है वो इतनी ज्यादा फैल रही है उसको सही कर पाए। ठीक है, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि ग्लोबल लेवल पर जितने भी हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर, अपनी नीड को समझकर, अपने कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए, और एनवायरमेंटल डैमेज को ठीक कर पाए, पॉवर्टी को ठीक कर पाए, डिजीज को ठीक कर पाए। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉन इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है ना उसके अपने क्या होंगे, रूल्स होंगे एजेंडा 21 में, अपने लोकल एजेंडा 21 जो है वो लागू करेगी। फॉर एग्जांपल कि भाई पूरा ग्लोबल लेवल पे है तो हर एक अलग अलग देश है वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेगा वर्ल्ड लेवल पर पूरी करने की, लोकली अपने पास। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 साइन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो समिट में वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। इसका मतलब जो एम है एजेंडा 21 से वो यही है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, और अपनी जो एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी है, डिजीज है, इससे क्या है लड़ना, जो हमारे एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी, डिसीज है, इससे लड़ना, इसको ठीक करना ग्लोबल लेवल पर। और हर लोकल गवर्नमेंट का अपना एजेंडा 21 जो है वो अलग होगा। हर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर देश अपने अलग एजेंडा जो है वो एक उठाएगा, एक कॉमन इंटरेस्ट उठाएगा और उसके ऊपर ग्लोबल लेवल पे काम करेगा। तो बेटा ये था हमारा एजेंडा 21। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो आइए फ्रेंड्स, रिसोर्स कंजर्वेशन को और अच्छे से डीप में समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि इंटरनेशनली क्या एफर्ट दिए गए अपने रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, या गांधी जी की फिलॉसफी पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या चीज बोली और क्या क्या इंप्लीमेंट करा, उनकी क्या फिलॉसफी थी रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के लिए। तो पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, रिसोर्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड, गांधी जी सेड। तो देखिए बेटा, गांधी जी ने एक चीज कही थी कि जो रिसोर्सेज है ना वो सबकी नीड पूरी करने के लिए है, एवरीबॉडीज नीड, कि सबकी नीड पूरी करने के लिए है, पर किसी की भी ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है, किसी की भी सेल्फिशनेस या किसी का भी लालचीपन पूरा करने के लिए नहीं है। मान लो 1000 लोग हैं, जो रिसोर्सेज है वो 1000 लोगों की जो है वो नीड को पूरा कर लेंगे, पर अगर एक भी इंसान ने जो है लालच दिखाया, अगर वो लालची बना, तो वो जो उन रिसोर्सेज को ओवर यूज करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिसोर्स का डिप्लीशन होना चालू हो जाएगा। तो उनकी नजरों में रिसोर्सेज जो है वो सबकी नीड पूरी करने के लिए है, पर किसी की भी ग्रीड पूरी करने के लिए नहीं है। तो इस स्टेटमेंट से वो क्या कहना चाहते थे वो देखते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज में, हर चीज में, प्री बोर्ड क्वेश्चन में, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। सबसे पहला, गांधी जी declared that greedy and selfish individuals accompanied by exploitative nature of modern technology was the root cause ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो गांधी जी ऐसा मानते थे कि जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स है ना, वो क्या है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर कर एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को, नेचर का गलत यूज करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड दैट इज द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। और यही क्या है, यही जो है वो रूट कॉज है रिसोर्स डिप्लीशन का, कि जो ग्रीडी इंडिविजुअल्स हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को। मास प्रोडक्शन
टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्शन बाय द मासेस। तो वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो हमारा मास प्रोडक्शन है उसको रिप्लेस कर दिया जाए प्रोडक्शन बाय मासेस से, कि भाई जो इतना ज्यादा ये प्रोडक्शन हो रहा है लोगों की नीड के लिए, जो लोग एक्सप्लॉयटेटिव नेचर से इतना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसको प्रोडक्शन बाय मास करा जाए कि भाई जितनी जरूरत है उतना बनाओ, एक्स्ट्रा कोई चीज मत बनाओ। एक एग्जांपल की मदद से देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहले के ज़माने में भाई एक तरह का शैम्पू होता था, ठीक है? मैं कह रही हूँ कंडीशनर भी नहीं होता था। आजकल बालों की 20-25 चीज़ें आ गई हैं। भाई सीरम आ गया, कंडीशनर आ गया, अलग-अलग तरह के शैम्पू आ गए, फिर उसके बाद आपकी ब ऑयल आ गया। इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो बना दी गई हैं। तो ये क्या है? ये मास प्रोडक्शन है। क्या करा जा रहा है? एक रिसोर्स है, उसको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है ना? एक रिसोर्स को, नेचर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। किसके द्वारा? रिसोर्स के द्वारा, उनकी सेल्फिशनेस के द्वारा, है ना? तो उस चीज़ को अगर हम इस एक चीज़ में बदल दें कि भाई जितनी ज़रूरत है उतना बनाओ। अगर हर इंसान अपने घर में पहले की तरह खुद तेल बनाए या खुद अपना जो है शैम्पू बनाए, तो वो क्या होगा? उससे ना ही हमारे रिसोर्स का यूज़ होगा ज़्यादा और ना ही हमारे रिसोर्स उससे डिप्लीशन में जाएँगे, क्योंकि एक्सप्लॉइटेटिव यूज़ नहीं होगा उनका। तो आज की जनरेशन क्या कर रही है? इतना सारा बना दे रही है जनता के लिए कि उनको यूज़ करना पड़ रहा है ना? तो उन्होंने यही कहा कि मास प्रोडक्शन को भुलाकर हमें प्रोडक्शन बाय मासेस जो है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो गांधी जी के व्यूज ऑन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहली चीज उन्होंने क्या बोली कि रूट कॉज क्या है रिसोर्स डिप्लीशन की, जो सेल्फिश इंडिविजुअल जो है एक्सप्लॉइट करते हैं नेचर को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। और दूसरी उन्होंने क्या सलाह दी कि भाई मास प्रोडक्शन को प्रोडक्शन बाय मासेस से क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें जो थी उन्होंने बोली थी, इस स्टेटमेंट से वो बोलना चाह रहे थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान भी रखिएगा इसका। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एफर्ट हैज बीन मेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स एट इंटरनेशनल लेवल, कि ऐसे कौन कौन से एफर्ट लिए गए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो 4 पॉइंट है, चारों को समझते हैं और अच्छे से देखते हैं। पहला पॉइंट, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocated resource conservation for the first time in a well organized way in 1968। इंटरनेशनल लेवल पर जो क्लब ऑफ रोम है उन्होंने एडवोकेट करा रिसोर्स कंजर्वेशन सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में 1968 में। सेकेंड थिंग, 1974 में जो गांधीयन फिलोसफी है जो हम पीछे पढ़कर आए हैं was represented once again by Schumachер in his book Small is Beautiful। 1974 में जो गांधीयन फिलोसफी है उसको फिर से प्रेजेंट करा गया स्क्यूमैचर के द्वारा उनकी बुक में, ये ऑथर होंगे, उनकी बुक में स्मॉल इज ब्यूटीफुल। थर्ड है हमारा ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट इन 1987 introduced the idea of sustainable development and support it as a means for resource conservation। ये जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1987 की, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और उसको सपोर्ट करा एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, कि ये रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंटाइटल्ड अवर कॉमन फ्यूचर। और ये जो चीज़ है ये पब्लिश भी हुई एक बुक में, जो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये पब्लिश भी हुआ एक बुक में, दैट इज। तो बेटा जो ये टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको पब्लिश भी करा गया बुक में जिसका नाम है अवर कॉमन फ्यूचर, उसके सब्सिक्वेंटली बाद ही। ठीक है, तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ब्रुटलैंड कमीशन जो रिपोर्ट है 1987 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सपोर्ट करा कि भाई ये रिसोर्स कंजर्वेशन में काम आएगा, और इसको सब्सिक्वेंटली जो है पब्लिश करा गया इस टॉपिक को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, किस बुक में, अवर कॉमन फ्यूचर में। फोर्थ हमारा रियो डी जेनेरियो समिट वाला ही है कि इन जून 1992 द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील, which in which 100 heads of state met to address urgent problem of environmental protection and social economic development at global level। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि रियो डी जेनेरियो समिट हुआ था, वो भी एक इंटरनेशनल लेवल पे ही हुआ था। तो बेटा ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे बोर्ड एग्जाम में भी आया था और बहुत सारे पीवाईक्यूज मैंने देखे हैं। क्योंकि मैं एनालाइज करती रहती हूँ पेपर्स को, जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं
मेरे पास पेपर्स आते रहते हैं, तो उनको एनालाइज़ करने के बाद मेरे को यही पता चले कि ये जो पीवाईक्यू है, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अच्छे से कर लीजिएगा और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग हम देखेंगे कि इंडिया में क्यों ज़रूरी है और रिसोर्स प्लानिंग होता है क्या है। तो देखिए, कहीं-कहीं किसी-किसी जगह पर रिसोर्स ज़्यादा होते हैं और किसी-किसी जगह पर वही रिसोर्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उस रिसोर्स को इक्वली सारी जगह पर बाँटने के लिए, एक बैलेंस्ड वे में सारी जगह उस रिसोर्सेज़ को बाँटने के लिए रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी होती है। और रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? जब आप एक प्लान्ड मैनर में अपने रिसोर्सेज़ को आप जब आप रिसोर्सेज़ को प्लान करते हो कि भई यहाँ से ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसोर्स है ये वाला, तो हम जो है इसको सारी जगह पर पहुँचाएँगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप रिसोर्स को प्लान करते हो तो उसी को हम रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन व्हिच हैव acute shortage of some vital resources. This calls for developed balanced resource planning at national, state, regional and local level. तो देखिए बेटा, इंडिया में कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर तो जो मेन रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो रिसोर्सेज को बैलेंस रिसोर्स करने के लिए पूरे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे करने के लिए, उनको बैलेंस रिसोर्सेज को करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाती हूँ कि राजस्थान, अब ले लीजिए, राजस्थान में पानी की कितनी कमी है। वहाँ के कुछ-कुछ शहर, कुछ-कुछ आप कह सकते हैं एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अब अगर वहाँ पर, अब अगर हमारे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग ना हो, तो कितने जो लोग हैं वो तो पानी की वजह से ही मर जाएँ। क्योंकि वहाँ राजस्थान में कुछ-कुछ एरियाज़ में औरतों को किलोमीटर्स चलना पड़ता है, घड़ा लेके अपने सर पर, एंड देन फिर वो उसको भर के लेकर आती है और यूज़ करती है। और यहाँ पर हमें पानी ऐसे ही बहाने के लिए मिल जाता है, ऐसे ही वेस्ट करने के लिए मिल जाता है। तो कहीं पर तो पानी बहुत ज़्यादा है कि बाढ़ आ रही है, और कहीं पर पानी इतना कम है कि भई एक्यूट शॉर्टेज है। तो भाई उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बेटा हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। The state of Jharkhand, Chhattisgarh are rich in minerals and coal but lack infrastructure development। कि भाई झारखंड और छत्तीसगढ़ है, अब वो उसमें क्या है, मिनरल्स में तो रिच है वो, और कोल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कम है। कि भाई उनके पास रिसोर्स तो है पर वो उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? एक प्लानिंग नहीं है, आप कह सकते हैं। जब प्लानिंग नहीं होती तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो। एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज अबोंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। कि अरुणाचल प्रदेश के पास भी इतना सारा वाटर रिसोर्सेज है, पर वहां पे भी सही वे में वो प्लान नहीं है कि भाई उस वाटर रिसोर्सेज का करना कहाँ है, करना क्या है, उसको कहाँ कहाँ यूज करना है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख हैज वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज डिफिशिएंट इन वाटर। कि जो कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, अब वहाँ पे कल्चर हेरिटेज इतना अच्छा है, कल्चर इतना ब्यूटीफुल एक स्टेट है हमारा लद्दाख, बट वो वाटर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है, वहाँ पे पानी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पे, और वाइटल मिनरल्स भी बहुत कम है। तो जब तक एक प्लान्ड वे में रिसोर्स आपके सामने नहीं आएँगे, आपकी कंट्री में नहीं आएँगे, तो बैलेंस नहीं बन पाएगा रिसोर्सेज़ का। किसी के पास जाएँगे तो किसी के पास नहीं जाएँगे, है ना? एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, राजस्थान इज़ वेरी एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज़। कि भाई राजस्थान में सोलर भी एनर्जी और विंड एनर्जी भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर वाटर एनर्जी नहीं है। थस बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल लेवल इज़ मस्ट। इसलिए बेटा जो हमारी रिसोर्स प्लानिंग है नेशनल लेवल पे वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इन सारी चीज़ों की वज़ह से ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रीजन्स में क्या है, कोई रिसोर्सेज़ पाए जाते हैं तो डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और कुछ-कुछ रीज़न में जो है, कुछ रीजंस में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं तो वहाँ पे प्लानिंग नहीं होती है कि उन उसको कैसे अच्छे से यूज करें, और कुछ रीजंस में बिल्कुल होते ही नहीं है, तो वो बेचारे जो है वहाँ पे डेफिशिएंस हो जाती हैं, लोगों को इतनी दूर दूर चल के जाना पड़ता है अपना नीड फुलफिल करने के लिए उन रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो एक बैलेंस रिसोर्स की प्लानिंग करना एक कंट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे आने वाली स्लाइड में हम यही देखेंगे कि कैसे इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग हुई, 3 स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए बढ़ते हैं आगे वाली स्लाइड्स पे। तो फ्रेंड्स,
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि रिसोर्स की प्लानिंग जो है वो इंडिया में कैसे होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग देखिए जैसे कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके कि 3 पॉइंट्स होते हैं, तो उन तीनों पॉइंट्स को ही समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, कि भाई कंट्री में देखना कि भाई किस रीजन में सबसे ज्यादा ये वाले रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा भाई वाटर जो है अरुणाचल प्रदेश में जाता है, तो सोलर और विंड एनर्जी राजस्थान में ज्यादा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना रिसोर्सेज की अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, this involves the surveying, mapping and quality and quantitative estimation and measurement of the resources, कि कौन कौन से रीजन्स में किस किस क्वालिटी के या किस किस क्वांटिटी पे बेस्ड आपको रिसोर्स जो है वो मिल रहे हैं, उनका सर्वे करना, उनकी मैपिंग करना, कि कौन सी ऐसी अच्छी जगह है जहाँ पे सबसे अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कि भाई रिसोर्स डेफिशिएंट है वो जगह, तो वो रीजन। तो पहली चीज तो आपकी आइडेंटिफिकेशन होता है कि भाई आइडेंटिफाई करना, ढूंढना। सेकंड चीज होती है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। अब सेकंड पॉइंट में हमारे क्या बताया गया है कि हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया रिसोर्स को। अब जब हमने अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री आइडेंटिफिकेशन कर लिया रिसोर्स की, तो अब हम क्या है एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ, स्किल के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ, कि एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास, स्किल होनी चाहिए उस रिसोर्स को अच्छे वे में यूज करने के लिए, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, और भाई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है वो अच्छे से सेट होनी चाहिए फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पर ज्यादा रिसोर्स है, यहाँ पर कम रिसोर्स है, तो भाई ज्यादा रिसोर्स वाले को पूरा एक स्ट्रक्चर प्लान करेंगे रिसोर्स का, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप के साथ। क्या इंप्लीमेंट करने के लिए, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब थर्ड हमारा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मैच करना। अब हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान भी चलते जा रहा है और हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान भी चलते जा रहा है, तो दोनों के दोनों डेवलपमेंट प्लान्स को मैच करना, कि भाई रिसोर्स डेवलपमेंट जो है और नेशनल डेवलपमेंट जो है वो दोनों अच्छे से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, या दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 पॉइंट जो दिखाते हैं रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना रिसोर्स को, दूसरा भाई प्लानिंग स्ट्रक्चर को खड़े करना, और तीसरा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करना ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो 3 पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आ गया हो ये पूरा कॉन्सेप्ट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। आगे देख लेते हैं एक और। तो फ्रेंड्स एक लास्ट टॉपिक और है रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। अब क्या करूं, ये जो टॉपिक है वो इतना वास्ट और इतना बड़ा है कि एक और टॉपिक निकल के आ गया जो है बेनिफिट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। हमने देख लिया भाई रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे हुई, क्यों होनी चाहिए, क्या क्या वो होते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि बेनिफिट क्या होते हैं, बैलेंस बना के रखता है वो सारी चीजें, पर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। तो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। रिसोर्स प्लानिंग 2 रीजन की वजह से बहुत एसेंशियल है। पहला, इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज द वेरियस रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। जब हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज को बेटा अलग अलग रीजन से, तो ये क्या है, ये जो चीज है ये हमें हेल्प करती है अलग अलग रिसोर्सेज को ढूंढने में अलग अलग एरियाज पर जो कंट्री के होते हैं। सेकंड चीज, इट एड्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ डिफरेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। और अगर हम रिसोर्स को बेटा प्लान करके चलेंगे तो इसकी वजह से वेस्टेज भी नहीं होगी रिसोर्स की। आजकल हम देखते हैं वेस्टेज होती है रिसोर्स की, बट अगर हम एक प्लान वे में रिसोर्स को रखेंगे, कंट्री में एक रिसोर्स प्लानिंग होगी, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे जो है ये टॉपिक पक्का खत्म होता है। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं कॉलोनाइजेशन एंड रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि क्या है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि पहले जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, तब आपको पता है कि लोग हमें सोने की चिड़िया या रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे हमारी कंट्री में, वो ऐसे नहीं बोलते थे। असलियत में हमारी कंट्री इतनी रिसोर्सफुल थी, हमारे कंट्री में इतने सारे रिसोर्सेज थे, बहुत सारे रिसोर्सेज थे, अपॉर्चुनिटीज थी। तो वो रिसोर्सेज देखकर जो ब्रिटिशर्स है जब उन्होंने देखा कि भाई इंडिया के पास तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं और इंडिया एक इतनी रिच रिसोर्सफुल कंट्री है, तो क्यों ना हम वहां पर कब्जा करें। ऐसे ही तो ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं करा था, हमारे पास रिसोर्सेज थे पर टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ब्रिटिशर्स के पास टेक्नोलॉजी थी, आपको पता है वो कितने मॉडर्न थे, कितने डेवलप कंट्री थी वो, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास रिसोर्सेज थे। तो हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने बहुत ज्यादा यूज करा, ओवर यूज करा, उसका मिस यूज करा, एक्सप्लॉइट करा हमारे रिसोर्सेज को। हर रीजन से, इंडिया के हर रीजन से उन्होंने हमारे जो रिसोर्स है उनको मिसयूज करा। तो ये जो
जो मेन अट्रैक्शन थी फॉरेन इन्वेडर्स की, आप बोल सकते हैं, या कॉलोनाइज़र्स की, वो हमारे रिसोर्सेज़ पर ही थी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी और हमारे पास रिसोर्सेज़ थे। अब उनके पास टेक्नोलॉजी थी तो वो जानते थे कि भाई इन रिसोर्स को कैसे निकालना है। तो उन्होंने कब्ज़ा करा और हमारे रिसोर्सेज़ जो हैं वो पूरे खाली कर दिए। इतने ज़्यादा मिसयूज़ करा उन्होंने रिसोर्सेज़ का। सोचो अगर आज वो नहीं कॉलोनाइज़ करते या नहीं वो आते तो हमारे और भी ज़्यादा रिसोर्सफुल कंट्री होते, है ना? बट उनके पास टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने क्या है कब्ज़ा करके हमारे रिसोर्सेज़ को एक्सप्लॉइट करा। सही बात है या नहीं है? तो बेटा इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज़ का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है और वो रिसोर्स डेवलपमेंट तभी होगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होंगे, ठीक है? एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, अगर बेटा हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो ऐसी कोई भी कंट्री हमारे रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके चली जाएगी, जैसे ब्रिटिशर्स गए, है ना? सही कहा नहीं कहा? तो टेक्नोलॉजी होना एप्रोप्रिएट बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है कि भाई ह्यूमन में स्किल अच्छी होनी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को बना सके और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लोगों के पास। तो यही था इस स्लाइड में। बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। अब हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं और इस इमेज को समझेंगे कि भाई लैंड जो है वो इंडिया में कैसे कैसे बटे हुए हैं, लैंड एज अ रिसोर्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए समझते हैं। इंडिया हैज़ अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, मतलब इंडिया के पास क्या है, बहुत सारे लैंड डिविजन्स हैं, ठीक है? सबसे पहला 43% प्लेन लैंड है, जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए। 30% माउंटेन्स हैं विच प्रोवाइड पेरेनियल रिवर वाटर एंड साइट्स फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कि भाई वहाँ पे टूरिज्म घूमने आते हैं माउंटेन्स पे, आपकी जो रिवर्स है वो निकलती हैं माउंटेन से, तो 30% वो है इंडिया में। और 27% प्लेट्यूज हैं जो कि मिनरल्स का सोर्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल का सोर्स होता है, फॉरेस्ट का सोर्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। 43% प्लेन, तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। 43% प्लेन लैंड है जिस पे कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप कर सकते हैं। 30% माउंटेन है जहाँ से कि रिवर निकल सकती है और टूरिज्म जो है वहाँ पे एक टूरिज्म साइट बन जाती है। 27% प्लेट्यूज़ हैं जो कि सोर्स है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल का और फॉरेस्ट का। फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में कि कैसे कैसे लैंड जो है वो यूटिलाइज होता है अलग अलग चीज़ों के लिए इंडिया में। तो सबसे पहले फॉरेस्ट लैंड होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं। आपने अपने सिटी के पास देखा होगा या आपने बहुत जगह देखा होगा, जो जंगल वाला एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। सेकंड होते हैं हमारे बैरन और वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड वो लैंड होते हैं जिनका कुछ काम नहीं होता है, ना जहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, ना जहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज होती है, कुछ भी नहीं होता। वो बंजर पड़े रहते हैं और वेस्ट होते हैं वो। थर्ड है हमारे परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर जो आपके काऊ, बफेलो, जितनी भी आपके सारे डियर, ये जितने भी ये सारे जानवर होते हैं, जहाँ पर वो ग्रेज़ करते हैं, जहाँ पर वो खाते हैं, उसको बोलते हैं हम ग्रेज़िंग लैंड। उनके ग्रेज़ करने के लिए हम एक लैंड बनाया है जिसको हम बोलते हैं ग्रेज़िंग लैंड। तो ये हो गया हमारा परमानेंट पेस्चर और ग्रेज़िंग लैंड, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ विलेजर्स होते हैं, उनके ओनर्स होते हैं, विलेज के ओनर्स जो होते हैं, वो रखते हैं अपने पास लाइव स्टॉक, मतलब काऊ, बफेलो को, गोट को। तो जब वो उनको एक अलग से लैंड होता है जहाँ पर वो उनको घास चराते हैं, तो उसको हम परमानेंट पेस्चर और ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। फोर्थ होता है हमारा कल्चरेबल वेस्ट। कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारा क्या होता है? द लैंड विच लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। ऐसा लैंड है जो अनकल्टिवेटेड रहता है 5 साल से ज्यादा के लिए, जहां पर कोई फसल नहीं उगाई जाती, तो 5 साल से ज्यादा के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। जहां जिस लैंड पर 5 साल से ज्यादा फसल नहीं उगाई जाती, वो अनकल्टिवेटेड रहता है, उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड क्या होता है? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, कि ऐसा लैंड जो कल्टीवेशन के बिना रहा है या जो कल्टीवेट नहीं हुआ है, जहाँ पे फसल नहीं उगी है 1 साल के लिए या 1 साल से कम के लिए, ठीक है? ऐसा कोई भी लैंड जहाँ पर 1 साल या 1 साल के कम के लिए फसल नहीं उगी है, वो अनकल्टिवेटेड रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट फैलो लैंड बोलते हैं। अदर देन करंट फैलो लैंड क्या होता है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, कि हमारे
ऐसे लैंड जो अनकल्टिवेटेड रहते हैं 1 से 5 साल के अंदर-अंदर, ठीक है? 1 से 5 साल के अंदर-अंदर वो क्या रहते हैं? अनकल्टिवेटेड रहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है? सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, जिसको सोन करा जाता है, मतलब जहाँ पर जो बीज है वो डाले जाते हैं, जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, आप बोल सकते हैं बीज डाले जाते हैं फॉर मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, एक बार से ज़्यादा, एक एग्रीकल्चर ईयर में। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर 1 साल में 1 बार से ज़्यादा बीज बोए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट सोन एरिया बोलते हैं। जब 1 बार से ज़्यादा एक एग्रीकल्चर ईयर में बीज को बोआ जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको? नेट सोन एरिया बोलते हैं। तो ये था हमारा लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न। आगे इसको और अच्छे से आप मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया आपके लिए, आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो टी 3 टाइप के लैंड पढ़े हमने, करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड। जो करंट फैलो लैंड होता है, अनकल्टिवेटेड रहता है 1 साल के लिए, ठीक है? और 1 साल से कम के लिए। अदर देन करंट फैलो लैंड मोर देन 1 ईयर, 1 से 5 सालों के बीच में। और कल्चरल वेस्ट लैंड क्या होता है? मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ टाइप ऑफ लैंड। अब एक बार हम जो है अपना ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को समझ लेते हैं कि भई क्या होता है ये? समझ लेते हैं बेटा कि हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होता है? तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किस चीज़ से मिलके बना है? नेट सोन एरिया से और एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वन्स इन वन एग्रीकल्चर ईयर से। तो नेट सोन एरिया मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हम सोन करते हैं, जब हम सीड्स को, जो बीज को जब हम उसमें फसल में डालते हैं, हम अपनी उगाते हैं, उन बीजों से जब हम अपनी फसल उगाते हैं या उन बीजों को बोते हैं मिट्टी में एक से ज़्यादा बार एक एग्रीकल्चर ईयर में, तो उसको नेट सोन एरिया कहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? एरिया कल्टीवेटेड मोर देन वन्स इन वन एग्रीकल्चर ईयर, कि जब हम एरिया को कल्टीवेट कर रहे हैं एक बार से ज़्यादा एक एग्रीकल्चर ईयर में, तो इन दोनों चीज़ों को मिला के बेटा हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलेंगे। सो आई होप आपको लैंड यूटिलाइज़ेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे वेस्टलैंड को कि वेस्टलैंड क्या होता है। लैंड विच इज लाइंग अनप्रोडक्टिव और विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड वेस्टलैंड। ऐसा लैंड जो कि अनप्रोडक्टिव रहता है, जिस पे कोई भी काम नहीं करा जाता, और विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड, और जिसको यूज नहीं करा जाता उसके पोटेंशियल तक, कि जितना उस लैंड में पोटेंशियल है उसको उतना यूज जब हम नहीं करते या उस पे हम अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो उस लैंड को हम क्या कहते हैं? वेस्ट लैंड कहते हैं। इट इज जनरली फाउंड इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मटेरियल और सर्विस ऑफ वैल्यू। तो हम जो है ऐसे लैंड पे क्यों काम नहीं करते? वेस्ट लैंड पे हम क्यों काम नहीं करते? क्योंकि ये जो है, जो सर्विस है या जो मटेरियल है वो इतनी अच्छी नहीं देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वेस्ट लैंड पे कोई क्रॉप उगा ली, पर वो अच्छी नहीं उगी, वो एसिडिक उगी या वो आधी रह गई, वो ढंग से नहीं उगी, तो क्या होगा? ये जो है हमारा जो वैल्यू है उस चीज़ की वो अच्छी नहीं होगी ना, तो इसलिए हम इसको क्या है? वेस्ट लैंड कहते हैं, और इसलिए ये जो है अनप्रोडक्टिव रहता है और अनयूटिलाइज्ड रहता है। और ये वेस्ट लैंड में हमारा क्या-क्या आ जाता है? रॉकी, एरिड और डेज़र्ट एरिया। वेस्ट लैंड में बेटा हमारा कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? रॉकी एरिया, एरिड एरिया या डेज़र्ट एरिया। तो आई होप आपको जो है वेस्ट लैंड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस हमारे लैंड के 2 टॉपिक बचे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, कि जो लैंड है वो खराब किस-किस वजह से होता है, और लैंड कंज़र्वेशन, कि भई अब खराब हो रहा है तो उसको सही करने के क्या मेजर्स हैं। तो फटाफट से वो समझते हैं। तो भाई अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। सबसे पहले तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है? लैंड डिग्रेडेशन इज अ प्रोसेस वेयर द वैल्यू एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आर रिड्यूस्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। देखिए बेटा, लैंड डिग्रेडेशन वो होता है एक प्रोसेस। लैंड डिग्रेडेशन क्या है? एक प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, जो वैल्यू है और प्रोडक्टिविटी है लैंड की, वो रिड्यूस हो जाती है, हो जाती है। किसकी वजह से? ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज द रिडक्शन एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड क्वालिटी ऑफ इट्स सॉइल ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कि रिडक्शन हो जाना या लॉस हो जाना फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि भाई उतना फर्टाइल जो है वो लैंड नहीं बचा, जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊ है हमारी लैंड, वो उतनी नहीं रही अब, और जो क्वालिटी है सॉइल की वो भी जो है खराब हो गई। किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। उसको हम क्या कहते हैं? लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब लैंड डिग्रेडेशन के कॉज क्या है? सबसे पहला है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है सूखा पड़ जाना। देखिए, जब किसी भी शहर में या किसी भी रीजन में सूखा पड़ जाता है ना, तो लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बेटा लैंड अगर आपको फर्टाइल, अगर आपको उपजाऊ चाहिए, तो आपको उसमें अच्छे से पानी डालना पड़ेगा। पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे हमें पानी की बहुत जरूरत होती है, वैसे लैंड को, सॉइल को पानी की बहुत जरूरत होती है, अपने आप को उपजाऊ बनाने के लिए, अपने आप को मिनरल से भरने के लिए। पर ड्रॉट आ जाती है, सूखा पड़ जाता है सारी जगह, तो लैंड को वो मिनरल्स नहीं मिल पाते वाटर से,
क्योंकि वाटर होता ही नहीं है। तो इस वजह से जो है लैंड जो है हमारा डिग्रेड हो जाता है। दूसरा है सॉइल इरोजन। बेटा सॉइल इरोजन हो जाता है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि इतनी तेज़ हवा चलती है, आंधी-तूफ़ान चलता है, जिसकी वजह से जो है जो हमारी मिट्टी है वो उड़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है सॉइल इरोजन होता है। अब मिट्टी उड़ गई वहाँ से तो वो सॉइल जो है, जो हमारा लैंड है वो उपजाऊ नहीं बन पाएगा, फर्टाइल नहीं हो पाएगा, है ना? तो सॉइल इरोजन भी एक कारण है। सॉइल पॉल्यूशन एक कारण है कि आजकल सॉइल इतना पॉल्यूशन हो जाता है सॉइल में। कभी-कभी आपने देखा होगा कि एसिड रेन आती है, तो एसिड रेन की वज़ह से जो है सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो सॉइल में एसिड चले जाते हैं उस चीज़ के, है ना? तो सॉइल पॉल्यूशन भी एक कारण है। 4th है हमारा ओवर ग्रेज़िंग। तो कभी-कभी हम अपने लाइव स्टॉक्स को, कभी-कभी हम बफेलो, काऊ और हमारे जो गोट है, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, इनको इतना ज़्यादा ग्रेज़ करवा देते हैं, इतना ज़्यादा ग्रेज़ करवा देते हैं कि हमारी जो मिट्टी है ना, उसकी फर्टिलिटी लूज़ होने लगती है। वो जो हमारी मिट्टी है वो डिग्रेड होने लगती है, तो ये भी एक कॉज़ है। 5th है हमारा डिफॉरेस्टेशन, तो ये तो मेन कॉज़ है बेटा डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना। जितने ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे बेटा उतना ही जो लैंड है वो डिग्रेड होता जाएगा। 6th है हमारा रिपीटेड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, कि बार-बार मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना सॉइल से। आप एक लैंड पे कितनी बार अगर रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करेंगे मिनरल्स का, तो उस लैंड की फर्टिलिटी जो है बेटा, वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो ह्यूमस है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये बेटा हमारे 6 रीज़न थे, कॉज़ थे लैंड डिग्रेडेशन के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और इसके कॉज़ेज़ क्या होते हैं। अब इसके कंज़र्वेशन मेजर्स को समझने के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो आइए समझते हैं ऐसे कौन-कौन से मेजर्स हैं जिनकी वजह से हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, एक-एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। जब पेड़ को काटना एक कारण है, तो जब हम पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएँगे, तो उससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन जो है कंट्रोल होगा। सेकंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग टू कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, कि अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट रखेंगे ग्रेजिंग की, कि भई जो एनिमल्स हैं वो अच्छे से घास चर रहे हैं, वो लैंड को हार्म तो नहीं पहुँचा रहे, या सॉइल पे को हार्म तो नहीं पहुँचा रहे, तो अगर हम इसका मैनेजमेंट करके रखेंगे तो क्या कंट्रोल होगा, हमारा ओवर ग्रेजिंग जो है वो कंट्रोल होगा। थर्ड है हमारा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। जब हम शेल्टर बेल्ट्स लगा देंगे प्लांट्स की, तो उससे क्या होगा, उससे आंधी तूफान आएगा तो वो हमारी लैंड को बचा के रखेगा एनिमल से। जो आपने देखा होगा जंगली जानवर होते हैं वो एकदम से घुस जाते हैं आपकी फसल में और खराब कर देते हैं, तो उससे वो चीज़ भी नहीं होगी। मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में इसकी पिक्चर भी दिखाऊंगी कैसे होता है ये। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बशेज। सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करके थॉर्नी बशेज लगा के, तो ये भी वही है कि जब आप सैंड ड्यून्स को अगर आप बचाना चाहते हो सॉइल इरोजन से, तो आप क्या करो, साइड में जो बाउंड्रीज है वहाँ पे थॉर्नी बशेज मतलब प्लांट्स लगा दो, जिसकी वजह से वो है तेज हवा से प्रोटेक्ट करेगी। फिफ्थ है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, कि भाई माइनिंग एक्टिविटीज पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए, ज़्यादा रिपीटेड टर्म्स पे नहीं करनी चाहिए या ओवर माइनिंग नहीं होनी चाहिए। सिक्स है प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो भाई इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ऐसे फेंक देते हैं या अच्छे से डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ नहीं करते, जो कि एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो अगर हम इसको प्रॉपरली करेंगे तो ये हमारा एक मेजर हो जाएगा टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। तो ये थे हमारे 6 वेज जिसकी वजह से हम जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो मैं आपको बोल रही थी शेल्टर बेल्ट्स जो प्लांट्स की है वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में यहाँ पे फसल उग रही है, आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और जो आपको प्लांट्स दिख रहे हैं ना, ये बेटा आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए, ये क्यों लगे हैं कि भाई ये जो है तेज हवा से बचाएं, जंगली जानवर जो इतनी सारी तेज हवा जो चलती है या कोई भी इंटरप्शन से जो है लैंड डिग्रेडेशन से अपनी फसल को अपने लैंड को बचाएं, तो ये प्लांट्स जो है उस चीज के लिए काम आते हैं। सो आई होप आपको जो लैंड एज अ रिसोर्सेज पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा, लैंड यूटिलाइज कैसे हुआ, डिग्रेड कैसे होता है, उसको कंजर्व करने वाले मेजर्स। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे पे, जो कि है सॉइल एज अ रिसोर्सेज, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे सॉइल एज अ रिसोर्सेज, कि सॉइल एज अ रिसोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो सॉइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, रेन्यू हो सकती है फिर से, एग्जॉस्ट नहीं होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये क्या प्लांट की ग्रोथ के लिए मीडियम है। अगर सॉइल ही नहीं होगी तो हमारी फसलें कैसे उगेंगी, खुद सोचिए। सॉइल में ही फर्टिलिटी होती है, उसमें मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे प्लांट ग्रो होते हैं। अगर वो नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं होंगे और हम क्या खाएंगे फिर। और जो सॉइल है वो सपोर्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। फॉर एग्जांपल कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अर्थ वर्म जो होते हैं, उनको सपोर्ट करती है जीने के लिए, वो उसी के अंदर ही सॉइल के अंदर ही आपको पाए जाते हैं।
थर्ड है इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. वेरियस नेचुरल फोर्सेज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल कैसे बनती है? बहुत साल लगते हैं सॉइल को बनने में और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सॉइल के बनने के पीछे. नेचुरल फोर्सेज होती हैं, टेम्परेचर होता है, रनिंग वाटर का सपोर्ट होता है, विंड होती है, ग्लेशियर होती है, जो डिकम्पोजर्स का एक्टिविटीज होती है, जो ह्यूमस लेकर आती है. तो ये सारी की सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में. कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर. और जो सॉइल होती है वो ऑर्गेनिक मैटर की भी होती है और इनऑर्गेनिक मैटर की भी होती है. तो आपको पता चल ही गया होगा कि सॉइल एज अ रिसोर्सेज हमारे लिए, पूरी अर्थ के लिए, पूरे ग्लोब के लिए कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है. तो अगले टॉपिक पर चलते हैं. फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. तो सॉइल को क्लासिफाई करा गया है कुछ टाइप्स में. सबसे पहला एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक या रेगुलर सॉइल, एरिड या डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल. तो इन्हीं 6 सॉइल के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. तो आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं. सबसे पहले है हमारी एलुवियल सॉइल. तो एलुवियल सॉइल के बारे में जानते हैं. इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल. तो बेटा एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है. इनफैक्ट द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल. और जो पूरा एंटायर नॉर्थन प्लेन है वो तो पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से ही बना है. इट डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम. ये डिपोजिट है 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के द्वारा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. तो आपको ये याद रखना है कि ये डिपोजिटेड है 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम के द्वारा, जो कि है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र. These soil also extend in राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर. ये जो सॉइल है वो राजस्थान और गुजरात में भी पाई जाती है. Alluvial soil is also found in the eastern coastal Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers. ये जो alluvial soil है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती हैं. जो डेल्टाज हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें पाई जाती हैं. तो ये था हमारा alluvial soil के बारे में. आइए और जानते हैं alluvial soil के बारे में. तो एलुवियल सॉइल जो है अपनी एज को लेकर 2 चीजों में क्लासिफाइड है. वो देख लेते हैं. सबसे पहली होती है हमारी भंगार और दूसरी होती है हमारी खदार. देखिए, भंगार हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है और खदार हमारी न्यू एलुवियल सॉइल होती है. भंगार क्या होती है? द भंगार सॉइल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खदार. कि जो हमारी भंगार सॉइल है इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स होते हैं, मतलब बड़े बड़े कंकड़ होते हैं. और जो हमारी न्यू एलुवियल सॉइल है खदार, इसमें फाइन पार्टिकल्स ऑफ कंकड़ होते हैं और ये ज्यादा फर्टाइल होती है भंगार से. ये ज्यादा फर्टाइल होती हैं भंगार से. तो आप ऐसे ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एक टिप भी बताती हूँ. मैं कैसे याद करती थी. तो जैसे पुराने सामान को हम कभी कभी क्या कह देते हैं कि भाई ये तो भंगार है ना, इसको तो देना उस कचड़े वाले को तो भंगार है. तो आप उस तरीके से ओल्ड एलुवियल सॉइल को भंगार बोल सकते हैं इस मेंटालिटी से. और खदार जो है, तो जब हम किसी भी फसल उगती है तो हम बोलते हैं ना कि भाई हाँ खाद जो है वो बन रही है इसकी. तो कोई भी न्यू चीज जो होती है तो इससे आप जो न्यू एलुवियल सॉइल को लिंक कर सकते हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल जो है वो क्या होती है. ओल्ड एलुवियल सॉइल जो है हमारी बंगाल है जिसमें कि बड़े बड़े कंकड़ नोड्यूल्स होते हैं और कम फर्टाइल होती हैं ये. और न्यू एलुवियल सॉइल हमारी ज्यादा फर्टाइल होती है, उसमें कंकड़ नोड्यूल्स भी बिल्कुल फाइन क्वालिटी के होते हैं. एलुवियल सॉइल आर वेरी फर्टाइल. अब एलुवियल सॉइल बेटा हमारी बहुत फर्टाइल होती है. These soil contain an adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crop. जो alluvial soil होती है इतनी ज़्यादा fertile होती हैं. इसके अंदर ठीक proportion में पोटाश, phosphoric acid और lime होता है जो कि आइडल होता है शुगर केन की ग्रोथ के लिए, पैडी की ग्रोथ के लिए, व्हीट की और अदर सीरियल क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. तो बेटा ये जो सॉइल की क्लासिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपसे क्या है ना एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि बता दो भाई एलुवियल सॉइल से कौन कौन सी क्रॉप उगती है. या एलुवियल सॉइल वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से डेल्टाज हैं जहाँ पे होती हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती हैं. तो ये सारे एमसीक्यूज टाइप में आपसे क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं. तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल हमारी क्या होती है? This soil is black in color and is also known as regular soil. ये soil क्या होती है हमारी ब्लैक कलर में होती है, तभी हम इसको ब्लैक soil बोलते हैं और हम इसको रेगुलर soil के नाम से भी जानते हैं. Climatic condition along with parent rock material are the important factor for the formation of black soil. कि climatic condition अच्छी होनी चाहिए वो सबसे ज़्यादा important factor है black soil के लिए. The soil is
फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। ये सॉइल बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है कॉटन को उगाने के लिए, और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह देते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकली ऑफ अ डेकन ट्रैप बसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न डेकन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। ये जो सॉइल होती हैं, ये आपको जो है डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलेगी, और जो नॉर्थ ईस्टर्न आपका डेक्कन प्लेट्यू होता है वहाँ पर मिलेगी। और ये सॉइल किस चीज़ की बनती है? लावा फ्लोज़ की। जब आप देखते हैं ना लावा एकदम से ऐसे ऊपर आता है, जो उसके रेड-रेड होते हैं वो ऐसे पूरा नीचे बह जाता है। एक माउंटेन से लावा जब निकल कर आता है तो नीचे ऐसे बह जाता है। तो उस चीज़ से मिलकर जो है ये ब्लैक सॉइल हमारी बनती है। द सॉइल कवर्स द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। ये सॉइल इन सारी जगहों को कवर करती हैं। The black soil are made up of extremely fine, that is clayey material, and are well known for their capacity to hold moisture। कि बेटा जो ब्लैक सॉइल होती है बहुत ही फाइन क्वालिटी की बनी होती है, क्लेली मटेरियल से बनी होती हैं। तो जो ये ब्लैक सॉइल होती है ना, ये मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए जानी जाती हैं। ये बहुत ही अच्छे से इसके अंदर कैपेसिटी है टू होल्ड मॉइस्चर। तो एक सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच एंड कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। तो जो ये ब्लैक सॉइल होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट से भरी हुई होती है, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ये क्या कंटेन करती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है और लाइम होता है। दिस सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। तो आपको दिख रहा होगा कि इस सॉइल में, ये जो आपकी पिक्चर है सामने जो आपको दिख रही है, ये ब्लैक सॉइल की ही पिक्चर है कि इसमें कैसे जो दरारें पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, जब ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो इन सॉइल में, जो ब्लैक सॉइल है, इसमें ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। पर जब मॉनसून की पहली बारिश आती है या बारिशों में, ये जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, एकदम क्ले की तरह ना, जो स्टिकी स्टिकी नहीं होता, चिपचिपी वैसी हो जाती है ये सॉइल एकदम। तो ये था हमारा ब्लैक सॉइल के बारे में। चलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल पर। तो आइए फ्रेंड्स, अब रेड और येलो सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारा, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो जो इस तरह की सॉइल होती है ना, वो इग्नियस रॉक पर, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होती है उस पे डेवलप होती है, उस पे आती है। इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहां पर बहुत कम रेनफॉल होती है, जैसे ईस्टर्न हो गया, साउथर्न पार्ट्स हो गए हमारे डेक्कन प्लेट्यू के, वहां पर सबसे कम रेनफॉल होती है। तो ये सॉइल भी आपको सबसे ज्यादा वहीं पाई जाएगी। और कहाँ पर डेवलप होती है? ये इग्नियस रॉक के ऊपर जो है डेवलप होती है ये। दीज सॉइल डेवलप आर रेडिश कलर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो ये सॉइल है, ये अपना रेडिश कलर कब दिखाती है? आयरन की वजह से। जब डिफ्यूजन होता है आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में। जब जो क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक, ये दो तरह की रॉक होती है, इसमें जब आयरन मिलता है तो उस चीज की वजह से इसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और ये येलो कब दिखती है? जब ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। ओके। ये कौन-कौन से पार्ट में मिलती है? तो ये ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, साउथर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पेडमोंट ज़ोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो इन सारी जगहों पर ये पाई जाती है। ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपके गंगा प्लेन के जो साउथर्न पार्ट है वहाँ हो गया, पेडीमोंट ज़ोन जो है वेस्टर्न घाट का वहाँ हो गया। तो ये था हमारी रेड एंड येलो, तो ये था रेड एंड येलो सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि कहाँ डेवलप होते हैं, तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होते हैं ये। कौन-कौन सी जगह पाए जाते हैं? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। और ये सॉइल जो है अपना रेड कलर कब दिखाती है? जब क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में आयरन का डिफ्यूजन होता है। और येलो कब नज़र आती है ये सॉइल? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। तो आई होप आपको ये सॉइल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट सॉइल टाइप है लैटेराइट सॉइल। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, ये सॉइल डेवलप होती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। मतलब इसको डेवलप होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। कभी ये वेट रीजन्स में भी, वेट सीजन्स में भी डेवलप हो जाती है, और कभी कभी ड्राई सीजन्स में भी डेवलप हो जाती है। ये सॉइल रिजल्ट होता है इंटेंस लीचिंग का, जब बहुत ज्यादा रेन आती है। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो मिट्टी गीली-गीली हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, तो वैसी जब कुछ मिट्टी होती है तो उस चीज़ से जो है वो लैटेराइट सॉइल बनती है। लैटेराइट सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होती है, इसका पीएच 6 से भी ज़्यादा होता है नेचर में। और
इस सॉइल के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इट इज़ जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये सॉइल कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं वो देखते हैं। ये सॉइल साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, इन सारे ही रीजन्स में ये सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस पुअर। इस सॉइल में जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, बिल्कुल कम होता है। ह्यूमस हर एक सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमस आप मान सकते हैं फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की, तो ये इसके अंदर ह्यूमस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है ऐसी सॉइल के अंदर। और ये सॉइल जो है सपोर्ट करती है डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट को। ये सॉइल टी और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप बोलेंगे कि लेटराइट सॉइल से हम कौन-कौन सी फसल उगा सकते हैं, तो मैं आपको 3 तरह की बताऊँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है टी, दूसरा है कॉफ़ी और थर्ड जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ मैं आपको बता देती हूँ, कैश्यू, और वो भी व्हाइट। आई होप आपको ये सॉइल टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉइल टाइप पर। नेक्स्ट सॉइल है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, कि ये रेड से लेकर ब्राउन के कलर में होती हैं। मतलब जो रेड रेड कलर की मिल सकती है आपको, कभी ब्राउन कलर की मिल सकती है, कभी दोनों के जो बीच का कलर है उसमें मिल सकती हैं। तो इनके बीच में जो भी कलर आते हैं, इनसे मिले-जुले, तो उस कलर की ये दिखती है आपको। जो ये सॉइल होती है वो सैंडी होती है टेक्सचर में, मतलब आपको लगेगा रेत है, रेतीली होती है, और सलाइन होती है नेचर में, मतलब खारी होती है, जिसको कहते हैं ना सॉल्टी होती है नेचर में। कुछ कुछ एरियाज में कुछ एरियाज में इन सॉइल में सॉल्ट कंटेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है नेचर में। एरिड सॉइल लैक ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जो ये एरिड सॉइल है इसमें ह्यूमस भी बहुत ज़्यादा कम होता है और मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए सैंडी होती है टेक्सचर में, क्योंकि इसमें मॉइस्चर और ह्यूमस दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है। द लोअर हॉरिजोन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। कि जो लोअर हॉरिजोन होता है इस सॉइल का, वो कंकर ही कंकर का होता है, इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट की वजह से, क्योंकि आप जितना नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा कैल्शियम कंटेंट जो है वो सॉइल में बढ़ता जाएगा। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस इन द बॉटम हॉरिजोन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। जो कंकड़ की लेयर है बॉटम में वो रेस्ट्रिक्ट करती है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को। तो आई होप आपको एरिड सॉइल भी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे लास्ट सॉइल टाइप पे। नेक्स्ट और लास्ट सॉइल टाइप है हमारा फॉरेस्ट सॉइल, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये फॉरेस्ट सॉइल से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हिली और माउंटेन एरियाज में ही पाया जाता है। जो ये सॉइल होता है वो कहाँ पर मिलता है, हिली और माउंटेन एरियाज में। इसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज्यादा सिल्टी लूमी टाइप का होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा आपको क्ले सा लगेगा। कीचड़ जैसा टेक्सचर नहीं होता, तो आपको वैसा टेक्सचर लगेगा इस सॉइल का। वैली साइड में पाया जाता है ये। In the snow covered areas of Himalayas, these soil experience denudation. स्नो कवर्ड हिमालयाज होते हैं, वहां पर ये सॉइल जो है डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करता है। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है, जब ऊपर की कवरिंग सॉइल की निकल जाती है, सॉइल इरोजन में ही आता है कि जब सॉइल की परतें निकलने लगती हैं तो उसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं। तो स्नो कवर्ड एरियाज जो होते हैं हिमालय के, उस जगह पर जो ऐसी सॉइल होती है वहां पर डेन्यूडेशन होने लगती है, मतलब ऊपर की उनकी परत निकलने लगती है। और ये सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होती है। लो ह्यूमस कंटेंट होता है फॉरेस्ट सॉइल में। द सॉइल इज फर्टाइल ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस। ये सॉइल फर्टाइल कहाँ पर होती है, रिवर के पास। और इनके अंदर लो ह्यूमस कंटेंट होता है। ये सॉइल जो है एसिडिक होती है। स्नो कवर्ड एरियाज जो होते हैं हिमालय के, वहां पर ये सॉइल जो है इनकी टॉप लेयर रिमूव होने लगती है, जिसको हम डेन्यूडेशन कहते हैं। टेक्सचर में ये सिल्टी होती है, कीचड़ जैसा टेक्सचर होता है इनका। और पाई कहाँ जाती है, हिली और माउंटेनियस रीजन में। तो यहाँ पर हमारे सारे सॉइल टाइप जो है वो खत्म होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल इरोजन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि सॉइल इरोजन होता है क्या है। आपने अपनी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो जब सॉइल जो है, ऊपर लेयर जो होती है सॉइल की, टॉप सॉइल लेयर जो होती है, वो जब रिमूव होने लगती है वॉशिंग डाउन से, वाटर के फ्लो से, या विंड से, कोई भी उसका एजेंट हो सकता है, चाहे वो विंड हो या वाटर हो। जब जो है टॉप सॉइल कवर जो होता है वो रिमूव होने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। मान लो बहुत तेज हवा चली, आंधी चली, तो आपकी क्या हो गई, सॉइल जो है वो ऊपर की लेयर
उड़ जाएगी और कहीं और बैठ जाएगी, तो दैट इज़ सॉइल इरोजन। मान लो फ्लड आ गई या कोई भी पानी का बहुत तेज़ बहाव आने लगा, तो क्या है पानी के बहाव के साथ जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है, तो वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, वहाँ से चली जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब इसके कॉज़ क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण होता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से सॉइल इरोजन होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। तो पेड़ जो होता है, पेड़ को बाइंड करने वाली सॉइल होती है। सॉइल भी पेड़ के साथ क्या होती है, बाइंड होती है, जुड़ी होती है। पर जब हम पेड़ काट देंगे, तो सॉइल की जो ऊपर की परत है, वो तो ऐसे ही हवा के साथ उड़ जाएगी, पानी के साथ चली जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला कारण, ओवर ग्रेजिंग हमारा दूसरा कारण है, तीसरा है कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। माइनिंग करना या ओवर माइनिंग करना, ज़्यादा जो है खोद देना, उसकी वजह से जो है माइनिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये तो हो गई हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसकी वज़ह से सॉइल इरोजन होता है। दूसरी हमारी होती है नेचुरल एक्टिविटीज़, जो नेचर से खुद ब खुद होती हैं। जैसे कि तेज़ हवा चलना, ग्लेशियर और आपका फ्लड आ जाता है कभी। तो फ्लड की वज़ह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसकी टॉप सॉइल लेयर जो होती है वो पूरी की पूरी तरीके से चली जाती है। तो ये सारे हमारे नेचुरल फोर्सेस हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन इज़ आल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टेड मेथड ऑफ फार्मिंग। जो फार्मिंग के कुछ गलत मेथड को यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। कैसे? कोई हम केमिकल उसके अंदर डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि सॉइल इरोजन क्या होता है और किस चीज़ की वजह से सॉइल इरोजन होता है। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं सॉइल इरोजन से रिलेटेड। गलीज़ में आपको जो गलीज़ टर्म है इसको मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाऊँगी। पहले दूसरी और तीसरी टर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहला बैड लैंड। बैड लैंड किसको बोलते हैं? दैट इज़ अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसा लैंड जहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो सकती उसको हम क्या कहते हैं? बैड लैंड कहते हैं। और चंबल बेसिन जो रीजन है वहाँ पर ऐसे बैड लैंड को एक टर्म से बुलाया जाता है जिसको कहा जाता है रेवाइन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से, तो याद रखिएगा कि चंबल रीजन में बैड लैंड को क्या कहा जाता है? रेवाइन्स कहा जाता है। और गलीज़ को समझते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर, ये है हमारा गलीज़ का एग्ज़ाम्पल। ग तो अब मैं आपको बताती हूँ कि गली या गली इरोजन दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा कोई क्लेली सॉइल होती है, आपने देखा होगा चिकनी मिट्टी, तो कुछ-कुछ रीजन्स पे फ्रेंड्स चिकनी मिट्टी होती है, उस चिकनी मिट्टी वाली जगह पर जब पानी का बहाव जो है वो एक साथ ज़्यादा आता है, तो वो चिकनी मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से बीच में क्या है गलीज़ बन जाती हैं। जैसे कोई भी जो गली है, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या थी, जो बीच को आपको खाली पार्ट जो आपको बीच का दिख रहा है, वहाँ पर क्लेली सॉइल चिकनी मिट्टी थी। पानी के बहाव से जब बहुत तेज़ पानी आया, तो वो चिकनी मिट्टी जो है वो अपने साथ ले गया, जिसकी वज़ह से एक वहाँ पे डिफरेंस आ गया, वहाँ पे गैप आ गया, जिस गैप को हम क्या बोलते हैं, जो कट है, गैप है, उसको हम गली बोलते हैं, ठीक है? और दैट इज़ कॉल्ड गली इरोजन। जो ऐसा इरोजन होता है, इसको हम गली इरोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम 2 टाइप के और इरोजन भी पढ़ लेते हैं। वैसे ये सॉइल इरोजन के, वैसे ये सॉइल इरोजन के टाइप थे, विंड इरोजन, शीट इरोजन और गली इरोजन। तो गलीज़ निकल जाती हैं, जैसे कि आपको गली इरोजन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चिकनी मिट्टी वाली जगह होती हैं, जब बहुत तेज़ पानी का बहाव आता है, तो ये अपने साथ काटते हुए चली जाती है। पानी का बहाव अपने साथ लेते हुए चली जाती है, जो क्लेली सॉइल होती है, जिसकी वजह से कुछ डीप चैनल्स बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गली। एंड दिस मेक लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन। और इससे क्या होता है कि जो लैंड है वो कल्टीवेशन पर्पस के लिए नहीं बचता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कल्टीवेशन नहीं हो सकती है ना, तो ये क्या है, एक गलीज बन जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गली इरोजन के बारे में। अब विंड इरोजन के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो जो लूज सॉइल होती है ना, वो क्या है, वो उड़ के चली जाती है और कहीं दूर बैठ जाती है। जैसे मान लो राजस्थान में हमारे सैंड ड्यून्स हैं, रेगिस्तान में आपके बड़े-बड़े आपने देखे होंगे, मिट्टी के पहाड़ होते हैं वहाँ पे, ठीक है? पर तेज़ हवा चलते ही कभी कहीं मिट्टी का पहाड़ बन जाता है, तो कभी कहीं मिट्टी का। मतलब एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी जो है चली जाती है, कि तेज़ हवा से जो लूज़ सॉइल होती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? विंड इरोज़न बोलते हैं। शीट इरोज़न क्या होता है? शीट इरोज़न वो इरोज़न होता है जब बहुत तेज़ पानी का बहाव आता है, तो जो टॉप सॉइल होती हैं, वो क्या है, वो उस पानी के बहाव के साथ ही चली जाती है। वाटर फ्लोइंग डाउन ओवर अ लार्ज एरिया कॉजेस द टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे। कि जब जो टॉप सॉइल होता है किसी भी एरिया का, जब वहाँ पे बहुत पानी का तेज़ बहाव आता है, तो टॉप सॉइल जो है, वो उसी के साथ बहती हुई चली जाती है। तो ये 3 टाइप के हमारे सॉइल इरोजन होते हैं, विंड इरोजन, शीट इरोजन और गली इरोजन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब हम देखेंगे डिफरेंट वेज टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ लिया कि भाई क्या होती है, किस वजह से सॉइल इरोजन होता है, कितने टाइप की सॉइल इरोजन होती है। अब पढ़ लेते हैं ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे कि हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो ये 4 वेज हैं। सबसे पहला है प्लगिंग, दूसरा है टेरेस कल्टीवेशन, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग और चौथा है शेल्टर बेल्ट्स। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये चारों चीजें जो है अच्छे से समझा देती हूँ। आप यहाँ से इनको पढ़ लीजिएगा, इसका अच्छे से मीनिंग जो है पिक्चर्स के साथ मैं आपको आगे वाली स्लाइड पे समझा देती हूँ। तो सबसे पहली जो ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, फर्स्ट पिक्चर, ये है कॉन्टोर प्लगिंग की। तो कॉन्टोर प्लगिंग बेटा क्या होता है? एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक पूरा खेत है आपके पास, ठीक है? खेत पे क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं बीच-बीच की, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके प्लांट्स लगा दिए जाते हैं और जहाँ से पानी आता है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जहाँ से भी वाटर फ्लो हो रहा है, चाहे वो जैसे आपका कोई भी खेत है, मान लो एक नदी है, वहाँ से पानी आता है। तो अगर एक नदी में तो बहुत तेज पानी निकलता है ना? एक लार्ज वाटर फ्लो आएगा, जिससे क्या होगा, जो आपकी टॉप सॉइल है, जो आपके खेत में जो आपकी टॉप सॉइल है, वो क्या है, वो भी पानी के बहाव के साथ चली जाएगी। या अगर आप खुद भी उसमें पानी डालोगे अपने खेतों में, तो उससे क्या होता है बेटा, चांसेस होते हैं कि आपकी जो टॉप सॉइल है, वो पानी के साथ ही वॉश्ड ऑफ हो जाती है। बट जब हम ऐसे ये बीच में ऐसे डिफरेंशिएटर बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं, अब ये पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें हमने अलग-अलग पार्ट बना दिए, बाउंड्रीज बना दी, तो पानी जो है वो अलग-अलग डायरेक्शन में बँट जाएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी जो है वो पूरी फील्ड में जाएगा और अलग-अलग डायरेक्शन में बँट जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा है आपका टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है? आपको दिख रहा होगा ऐसे स्टेयर्स लाइक दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सीढ़ियाँ, है ना? ये सीढ़ियों जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा। तो एक जब हम फार्मिंग करते हैं, तो ऐसा स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी वाटर फ्लो जो है, वो आपकी सॉइल को खराब नहीं करता है। मान लो कोई भी सीधी आपकी चीज़ है, वहाँ पर अगर वाटर फ्लो हुआ, तो पानी वहाँ पे बैठ जाएगा या आपकी क्रॉप्स को, सॉइल को खराब कर देगा। बट जब आपका ऐसे स्लोपिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो पानी जो है वो सीधा का सीधा वहीं से निकल जाएगा। ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड टेरेस कल्टीवेशन, जो हमारा सॉइल इरोजन में हेल्प करता है। सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। थर्ड हमारा आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारा क्या होता है, वो देखते हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में आपका पूरा एक खेत में अलग-अलग स्ट्रिप्स बना दी जाती है कि अगर कोई विंड आए, तो जो है आपके प्लांट्स को कुछ ना हो, वो जो जितनी भी आपकी विंड की जो पावर है, वो आपके जो आपने बीच में ये स्ट्रिप्स बनाई है प्लांट की, उन पर लगे। या अगर कोई वाटर का फ्लो आए या विंड आए जो आपकी सॉइल को खराब करना चाहती है, तो वो क्या है, वो आपके सीधा जो आपको बीच में प्लांट दिख रहे हैं उन पे लगे। तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। जब पूरे एक हम बड़ा सा खेत में अलग अलग स्ट्रिप बना देते हैं, तो उसको हम स्ट्रिप क्रॉप कहते हैं, जो कि हमारे सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। और लास्ट में है शेल्टर बेल्ट, जो कि मैंने आपको बताया ही था पिक्चर के साथ। तो शेल्टर बेल्ट में भी हमारा यही होता है बेटा, कि बीच में हमारे ट्रीज लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर का फ्लो नहीं होता है और इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। तो बेटा ये चारों ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। चारों के चारों चीज़ें जो है वो सॉइल इरोजन को ही प्रिवेंट कर रहे हैं। वाटर फ्लो नहीं आने दे रहे, विंड नहीं आने दे रहे। तो ये हमारे 4 स्टेप्स हैं जिनकी वजह से आप सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आपने फुल वीडियो अच्छे से एन्जॉय करके पढ़ी होगी। जो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपकी सारी क्वेरीज़ पढ़ूँगी, जितने भी आपके डाउट होंगे सब कुछ पढ़ूँगी और आपको फिर से अच्छे से बताऊँगी। जो भी आप जानना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बता सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच एसएसटी फन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और थोड़ा ये जो मेरे को पता है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, बट मैंने यहाँ पे एक-एक चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट से लेकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सब आपको बिल्कुल अच्छे से ब्रेक डाउन करके, तोड़-तोड़ के अच्छे से बताए हैं। इसलिए थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया है। तो चलते हैं और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।